लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां राजधानी में पूरे शबाब पर हैं। चाहे दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी हो या रिकॉर्ड सीटों से दिल्ली की विधानसभा पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी, और या राजधानी में हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस हो, सभी ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कमान पूर्व सीएम शीला दीक्षित में कांग्रेस की आने के बाद से ही दिल्ली की जनता के मूड को भांपने के लिए टोटल न्यूज ने एक सबसे बड़ा सर्वे किया है। आइए आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली की जनता का मूड। सर्वे के जरिए हम आपको जनता के मूड से बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी 7 सीटों पर उस लहर को दोबारा कायम रख पाएगी, या विधानसभा में 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा वाला प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में दोहरा सकेगी, या फिर दिल्ली में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस पूर्व सीएम शीला दीक्षित की अगुवाई में एक बार फिर राजधानी में अपनी मजबूत जगह दर्ज करवा पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखें हमारा खास सर्वे और हमारा यह खास कार्यक्रम, जिसमें हमने जनता का मूड टटोलने की कोशिश की है। मूड ऑफ दिल्ली। चुनावी साल है और चुनाव की रणनीति में हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। लेकिन बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में चुनावी उठापटक जारी है। निर्वाचन आयोग ने हालांकि अभी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन उससे पहले टोटल टीवी आप सभी को देश की राजधानी दिल्ली यानी देश के इस केंद्र शासित राज्य की 7 लोकसभा सीटों की जनता की राय बताने के लिए तैयार है। जी हां, टोटल टीवी की टीम दिल्ली के गांवों और शहरों के अलग अलग इलाकों में लोगों की राय जानने पहुंची है कि आखिर दिल्ली के दिलवालों की जनता लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत दिलाना चाहती है। चलिए एक नजर डालते हैं टोटल टीवी के सर्वे पर। सर्वे में एक बड़े सैंपल साइज की अगर बात की जाए तो 902 सैंपल साइज हमने लिया है। गांव और शहर की कॉलोनियों दोनों जगह से सैंपल लिए गए हैं। टोटल टीवी की टीम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक में जाकर सैंपल इकट्ठे किए ताकि आप तक सही आंकड़े हम पहुंचा सकें। यही वजह है कि एक बड़ा सैंपल साइज लिया गया है, जिसमें 90 जगह से सैंपल लिए गए हैं, जिनमें युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी वर्ग शामिल किया गया है, ताकि दिल्ली वालों के दिल में क्या है, जनता क्या सोचती है, उसकी सही तस्वीर सामने लाई जा सके। आपको बता दें कि ये सर्वे 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को किया गया। हालांकि अभी उम्मीदवारों का चेहरा साफ नहीं हुआ है, जिसको लेकर संशय बरकरार है और जनता भी कहीं न कहीं उम्मीदवारों के चेहरे साफ होने का इंतजार कर रही है, ताकि वो भी उम्मीदवार के हिसाब से अपना वोट तय करेगी। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारों की छवि और व्यक्तित्व भी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वे के दौरान जनता का भी यही कहना है कि उनकी राय उम्मीदवारों के चेहरे के साथ बदल सकती है, यानी संशय बरकरार है, जिसके बाद आंकड़े में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि टोटल न्यूज का इतिहास रहा है कि हमारे सर्वे के आंकड़े सटीक साबित होते हैं। तो ये एक सर्वे टोटल न्यूज की तरफ से किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ जनता का मूड है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर सरगर्मियां जरूर बढ़ गई हैं। हर पार्टी जीत और हार का दावा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें हर एक पार्टी इस चुनावों में जीतेगी। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 7 सीटें दोबारा से उस पर कब्जा करने की तैयारी में। और तमाम चीजों के बीच टोटल न्यूज का ये बड़ा सर्वे है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं ददीबल यादव जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल साहब बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कोशिश हमने की कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि हम तक इस चर्चा में हिस्सा ले सके, लेकिन बिजी होने की वजह से यह हवाला दिया गया कि बहुत बिजी है, इसलिए शायद इस चर्चा में ना आ पाए आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधि। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करता हूं। जयशंकर गुप्ता जी, आपके पास आऊंगा। जो माहौल दिख रहा है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरीके से दिल्ली की लोकसभा सीटों में वो एंट्री कर सके, वो अपना दम दिखा सके। राज्यसभा में तो उसने 3 सांसद अपने पहुंचा दिए, 7 ये लोकसभा की सीटें, एक तरह से नाक की लड़ाई बन गई है। किस तरह से दिख रहा है दिल्ली का सियासी गणित इस वक्त? देखिए, जिस तरह से 2014 का जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे कामयाबी मिली थी और उस समय के जो उनके चुनावी वायदे थे जो उन्होंने जनता के सामने रखे थे, खासतौर से दिल्ली के लोगों के सामने रखे थे, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी ने एक तरह से उनका सफाया सा कर दिया था। यानी कि दिल्ली के लोगों ने अपना अविश्वास जताया था केंद्र की सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के सभी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी, उनके पास सिर्फ 3 सीटें रह गई थी और कांग्रेस तो एक तरह से भी साफ ही हो गई थी, उसको शून्य मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन बाद में जो नगर निगमों के चुनाव हुए उसमें थोड़ी सी स्थिति बदली। एक तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी वर्चस्व रहा है सभी निगमों पे और एक बार फिर से रहा, लेकिन कांग्रेस को भी काफ़ी जगहों पे कई नगर निगमों में अच्छी खासी सीटें भी मिली। और अभी जिस तरह से प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय हो रही हैं या शीला दीक्षित को इन्होंने अपनी कमान दी है, तो कांग्रेस के अंदर भी एक तरह का उत्साह आया, खासतौर से जब से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और उसके पहले पंजाब में जब उनकी सरकारें बन गई हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद वो दिल्ली में भी अपनी वापसी कर सकते हैं, कमबैक कर सकती हैं। लेकिन उसमें यही होने वाला है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी वोट हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ बंटेंगे। ठीक, अगर बंटे तो उसका फायदा तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और कांग्रेस के साथ एक और भी बात चल रही है कि बीच में हो सकता है कि शायद किसी तरह का कोई टेक्निकल अलायंस हो जाए, सीटों का तालमेल हो जाए कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये भी बात चल रही है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस को तो तय करना पड़ेगा ना कि उसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या क्षेत्रीय दलों से लड़ना है। ठीक, ददेवल जी आपका रुख करूंगा। जिस तरह हमने देखा लोकसभा 2014 में आम आदमी पार्टी लगभग 32.90% वोट उसने हासिल किए, लेकिन 2017 आते आते जब एमसीडी का चुनाव आया तब तक उसका वोट प्रतिशत घट के 26.23% तक पहुंच गया। ऐसे में जो ग्राफ था आम आदमी पार्टी का वो लगातार वोट प्रतिशत के मामले में कम होता गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और सीधे तौर पर जनता से वोट मांग रहे हैं अपने उम्मीदवारों के लिए, क्या जनता का मूड बदलेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे आने लगा है आम आदमी पार्टी का। देखिए मिर्जा जी, मैं पहले तो एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा जी कि केजरीवाल और उनकी सरकार के जो भी मंत्री हैं जी, उन्होंने शिलान्यास तो इक्का दुक्का ही किए हैं, अभी तक उन्होंने फीते ही काटे हैं जिनके शिलान्यास पूर्ववर्ती सरकार में शीला दीक्षित करके गई थी। ठीक है, तो चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज हो या दूसरे बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट हैं, सबके शिलान्यास किए हुए शीला दीक्षित और उनके मंत्रियों के हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी जयशंकर जी भी कह रहे थे कि इनका ग्राफ गिर रहा है, आप भी कह रहे हैं, और ग्राफ गिरेगा इसलिए गिरेगा कि इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो सब हवा हवाई थे, काम इन्होंने किया नहीं। लोकसभा का अगर आप डाटा देखें 2014 का तो 32.9% इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद विधानसभा में 54.30% मिला इनको। ठीक है, वहां पर बढ़े ये, क्योंकि उस समय जिस तरह का गिमिक हुआ था विधानसभा में, उसकी वजह से जनता का भरोसा बढ़ा और इनको मिला। लेकिन एमसीडी के चुनाव में ये फिर औंधे मुंह गिरे हैं और 26.23% का इनको मिला है। ठीक है, तो इन्होंने पहली बात तो विश्वासघात इनका चरित्र रहा है केजरीवाल का कि जिस माध्यम से ये आगे बढ़ते हैं, जिस पुल पर चढ़कर
ये नदी को पार करते हैं, उसी पुल को तोड़ देते हैं। चाहे वो अन्ना हजारे के साथ इनकी राजनीति शुरू हुई और अन्ना हजारे जी के मना करने के बावजूद राजनीति में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और सब कुछ कर दिया, उनको किनारे कर दिया। उसके संस्थापकों में थे जो इनके साथ उस समय, चाहे वो योगेंद्र यादव हों, चाहे कुमार विश्वास हों या दूसरे जो लोग रहे, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो थिंक टैंक थे पार्टी के, उन सबको इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया, जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाया। यही वजह रहा कि ये झटका खाते खाते दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक इस हालात में पहुंच गए। और अब ये इनको लग रहा है कि दिल्ली में इनको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इधर उधर राज्यों की तरफ भाग दौड़ करने की फिराक में है। इनको लग रहा है कि शायद वहां से इनको कुछ मिलेगा, लेकिन पंजाब में फुल्का इनका साथ छोड़ चुके हैं जी। और जो इनके साथ मान और जिन लोगों को अभी इन्होंने कमान सौंपी है, वहां भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। 48 ऐसे मामले कोर्ट के रहे हैं जिनमें जाकर के इन्होंने माफी मांगी है। तो केजरीवाल का जो ढर्रा है वो बहुत सीधा सपाट नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह से झूठ बोल बोल करके कर रहे हैं, अपने लोगों को, जो इनके एडवाइजर थे, उनको सबको जिस तरह इन्होंने किनारे किया है, सलाह किसी की मानते नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। पार्टी में इनका 3-4 लोगों का ये गिरोह है, वो वही गिरोह काम कर रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, ये हो। तो और दिल्ली में भी इसी नाम से एक और पार्टी फार्म हो गई है, शायद आपको भी मालूम होगा। उसका बुराड़ी में उधर कहीं एक है, उस पार्टी का नाम कुछ इसी तरह का है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप देखेंगे तो वो भी आपके नाम से है। आपकी अपनी पार्टी कुछ इस टाइप करके बनी है। तो इस तरह से इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें इस चुनाव में आ रही हैं जो इनको धुप्पल में रखेंगी और ये अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, मैं आपका रुख करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए स्थिति बहुत सुखद है। लोकसभा चुनाव का अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखें तो 46% के आसपास आपने वोट लिया, लेकिन एमसीडी चुनाव आते आते वो 36 पे आके गिर गया, यानी कि 10% का लॉस हो गया है आपको लोकसभा से एमसीडी आते आते। ऐसे में जो गुटबाजी है आपके भीतर, आपकी पार्टी के भीतर, वो भी जग जाहिर है, वो मंचों से भी दिखाई दे रही है और लगातार बयानों से भी दिख रही है। कितना आश्वस्त आप लग रहे हैं कि दिल्ली की जनता का मूड आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, दिल्ली की जनता जी जब लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएगी तो वो नाली, गली, खड़ंजा इन मुद्दों पे नहीं जाने वाली है। लोकसभा चुनाव का वोट 2014 की ही तरह दिल्ली की जनता राष्ट्र निर्माण के लिए डालेगी, एक ऐसी सरकार के लिए डालेगी जिस सरकार के 5 साल के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उस पर लग नहीं सका, टिक नहीं सका। में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एमसीडी भी इसी देश का हिस्सा है। राष्ट्र निर्माण में नालियां भी आती हैं, सड़कें भी आती हैं। मिर्जा जी, मैं बात कर रहा हूं केंद्र के चुनाव की, आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की। और जो भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन में होगा तो वो केंद्र पे असर नहीं डालेगा। बताइए ना, कॉर्पोरेशन राज तो आपका भी एमसीडी में है ना। बताइए ना, एक भ्रष्टाचार बता दीजिए। हम यहाँ बैठे हैं, आप बता दीजिए कि हमने ये भ्रष्टाचार किया। 3 बार हम लगातार जीत के आ रहे हैं, आपको हमारे में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। यानी कि दिल्ली की जनता बेवकूफ हो गई, मैं और आप 2 लोग समझदार हो गए। नहीं, आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार देखने के बाद भी उसे अनजाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत समझदार। आप बता देना, नगर निगम में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम की जो पूर्व मेयर थी, उन पर किसने आरोप लगाया था, कहां आरोप लगे, अखबारों में क्या होल्डिंग बनी, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन आरोपों को आज कौन सी पार्टी परस्यू कर रही है, आप मुझे बता दीजिए ना। अगर वो आरोप सच्चे होते, एक मौका अनुसार राजनीति है, चलते चलते जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है, उस वक्त वो मेयर आगे बढ़ी थी, उन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए। अब आज उन बातों को कोई परस्यू नहीं। वो लोग कहां चले गए जिन्होंने वो आरोप लगाए थे? अच्छा, मतलब कोई आरोप नहीं है। कोई आरोप नहीं। भ्रष्टाचार को भी देखने के 2 मापदंड हैं। अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल कीजिए। कि केंद्र का चुनाव है, 5 साल की सरकार, उसके गवर्नेंस, उसके काम करने के तरीके, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर वोट पड़ेगा। और दिल्ली की जनता बाकी देश की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काम पर वोट देगी।
ठीक है, एमसीडी में सड़कें बने न बने, नाली बने न बने, लेकिन राष्ट्र निर्माण होना चाहिए और भ्रष्टाचार भी दो नजरों से देखा जाएगा। एमसीडी का भ्रष्टाचार है तो साहब मत देखिए, लोकसभा का चुनाव है, वोट दीजिए। लेकिन उसके बीच में हम दिल्ली की जनता का मूड क्या है और वो किस तरह से लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपको उन लोगों की जुबानी सुनवाते हैं, दिल्ली की जनता की जुबानी, दिल्ली की जनता की राय। नहीं, गरीब आदमियों के लिए तो कोई सही नहीं है भैया। गरीब आदमियों के लिए ना नौकरी है ना चाकरी है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमियों के बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है आजकल तो। लेकिन आरक्षण तो सभी को मिलेगा ना, हाँ, कोई भी हो। इलेक्शन तो सबों को ही मिलेगा। तो फायदा तो होगा उससे कि नहीं हाँ, होगा? फायदा होएगा, जब भी तो फायदा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। हाँ, फायदा तो होना आपके चाहिए। हिसाब से इस बार जो चुनाव होने वाला प्रधानमंत्री वाला लोकसभा का, किसको आप सपोर्ट करेंगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आपसे हिसाब से जिसको जो अच्छा लगेगा उसको करेंगे सपोर्ट। राहुल जी के क्या करें अब? राहुल जी नहीं, जो नया नया आदमी है, सही बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो कर गई वो राहुल जी नहीं कर रहे, वो दूसरों के ऊपर जी रहे। सरकार का काम जो अब हमारे यहाँ सरकार है, इसका काम मतलब हमारे यहाँ तो ठीक है। अब जो है अब जो सरकार है मोदी, हाँ, मोदी की नहीं जी, मोदी तो झूठा है दुनिया का। इसने जितने झूठ प्रधानमंत्री ने अब तक किसी ने नहीं बोले जितने इसने बोले। अभी 10% आरक्षण इसका कोई लाभ किसी को नहीं होगा, क्योंकि नौकरियां नहीं तो लाभ होगा कैसे, जब जो चीज ही नहीं है उसका फायदा क्या होगा? तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? भैया सरकार तो कांग्रेस की ठीक है, कांग्रेस की। किसी का कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी का काम चल रहा किसी का, ना वैसा कोई चल रहा। जीएसटी लगा दिए, लोग वैसे ही परेशान हैं। तो भाई हम तो जो है कांग्रेस की एक बार गलती होगी, अब नहीं होगी। मोदी सरकार का काम कैसा कर रहा है? बेकार काम। अभी 10% आरक्षण लागू किया है, तो किसी काम का नहीं, उससे किसी को फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। काम धंधे अब सब खत्म है, काम धंधा कुछ है नहीं, बेरोजगारी है। और क्या, मोदी जी को भगाओ, उनका मानना है, कांग्रेस लाओ। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, खराब? बिल्कुल नहीं कर रही हमारे साथ। दवाएं बर्बादी है, कोई फायदा नहीं। आरक्षण दिया 10%, आरक्षण पूरी झूठ बोल रखी है। हमारा आरक्षण, हमारा पत्तू बड़ा है, नौकरी दिखता ही नहीं। उनका मुझे तकरीबन सारे काम अच्छे आए का डिसीजन थोड़ा सा उन्होंने, जैसे ये जीएसटी वगैरह का था, हालांकि ये भी ये है कि कंट्रोल में आ जाएगा, लोग समझेंगे तो तरीका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लोगों को महसूस हो रहा कि गलत है। भाई कहना मैं चाहता हूँ, केजरीवाल काम दिल्ली में ठीक करता है, लेकिन उसको सेंटर करने नहीं देता। ऊपर मोदी भी सही कर रहा है, लेकिन हमें तो अपनी स्टेट का देखना, हमें ऊपर से क्या लेना देना, हमें अपनी स्टेट का देखना। केजरीवाल बढ़िया काम करता है। मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया भी, वो इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन स्टंट है, वो इलेक्शन स्टंट है। इससे आम लोगों को फायदा होगा कि नहीं? भाई वो जब होगा जब देखेंगे, अभी तो क्या है, जब लागू होने का जब देखेंगे। पानी नहीं लेकर हमारे प्लोटा में पानी भरा खड़ा है, नहीं हम लैट्रिन जान के, नहीं हम पशु बांधने के। अभी यहाँ किसकी सरकार है? यह सरकार है उसकी, आम आदमी की। अच्छा, रह लेने के लिए हम तो आ जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, और हमारा कुछ नहीं करते, सुना नहीं करे। हाँ, पूर्व जो सरकार रह चुकी है उससे हम बिल्कुल मतलब हमारी जो आम जनता है बहुत परेशान रही है। हम आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार चाहेंगे, और जो ये 10% आरक्षण की जो मतलब नई सुविधा चलाई है, इससे हमें अभी कोई फायदा नहीं हुआ है। मोदी सरकार के कामकाज हैं वो तमाम जो है बिल्कुल अद्वितीय हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम 70 साल पहले देश के संविधान निर्माताओं ने किया था, वो काम अब जो है मोदी जी ने कर दिया। तो जनता क्या कुछ कह रही है, जयशंकर गुप्ता जी, क्या लग रहा है जो अभी तक हमने लोगों की राय सामने रखी है, इस राय से क्या एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या नजरिया है आपका इस राय के बाद? ये राय तो एक तरफा नहीं है, राय तो विभाजित है। कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के कामकाज को भी सराहा है, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी में भी भरोसा जताया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जो काम होते थे अभी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी मैं प्रवीण जी को सुन रहा था, सही कह रहे थे वो, अब राफेल पे इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, अगर उसको आप भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मानते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मध्य प्रदेश में इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, जिसमें जो अभियुक्त था वो मर गया, जो गवाह था उसकी हत्या या वो मर गया, जो पत्रकार कवरेज करने गया उसकी हत्या वो मर गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी सजा भी दी है अभी वहाँ के लोगों ने। अब अगर इसको घोटाला नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
इस तरह की तमाम बातें हैं। जिस तरह से एक दिवालिया आदमी अनिल अंबानी, जो जिसकी कंपनी दिवालिया हो रही है, रिलायंस कम्युनिकेशंस दिवालिया होने के कगार पर घोषित करने जा रहा है, वो उसके पास ढेले पैसे का कोई धंधा नहीं है और उसको आपने 30,000 करोड़ रुपए दिला दिए। इसका क्या जस्टिफिकेशन है, बताना पड़ेगा ना आपको। राफेल का, हाँ, तो उसमें जिसके पास 3 टप्पर भी नहीं है नागपुर में। लेकिन कह रहे राष्ट्र निर्माण हो रहा है, आप राष्ट्र निर्माण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्र निर्माण हो अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई विरोध की बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन ये मैं एक तरह की बात कर रहा हूं मैं। और देखिए, दिल्ली के लोगों को तो सबसे अधिक नोटबंदी ने तबाह किया, जीएसटी ने तबाह किया, और सबसे अधिक तो बेरोजगारी ने, फिर जो सीलिंग हो रहा है। तो इस पर कोई आपका कहीं स्टैंड नहीं क्लियर होकर के आया। नोटबंदी आपने किया, लोगों को कतार में खड़ा करवा दिया, हमारा पैसा हमको अपना बैंक से निकालने के लिए या बदलने के लिए, नोट बदलने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा उसके लिए। लेकिन हासिल क्या हुआ, आपको बताना पड़ेगा ना कि नोटबंदी से हमने ये हासिल किया। हासिल तो कुछ हुआ नहीं। 99.3% वही नोट वापस आ गए। आपने 1,000 और 500 रुपए के नोट बंद किए और 2,000 रुपए के नोट ला दिए। मतलब कालाधन 1,000 रुपए में नोट में था और 500 रुपए के नोट में था, लेकिन 2,000 के नोट आपने चालू कर दिया, तो उसमें कालाधन होगा कि नहीं होगा। आपने कहा कि साहब हम विदेशों से इतना कालाधन लाएंगे कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख जमा करवा देंगे। अभी तक जमा कराएं ना कराएं वो तो जुमला था, लेकिन कितना कालाधन आया ये तो बताना चाहिए ना। 5 साल होने जा रहा है आपको, 5 साल में आपने कितना धन लाया। हमको याद है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि न हमको मालूम है, न इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार को मालूम था, न हमको पता है कि कितना काला धन है। और उसके पहले तो आप एक एक ऐसे आंकड़े दे रहे थे जैसे लग रहा कि पूरे हिंदुस्तान का सारा धन जो है स्विस बैंकों में जमा हुआ है। तो पैसा अगर जमा हुआ है तो उसको ले आना चाहिए था। फिर बेरोजगारों की बात है, दिल्ली तो शहर है जी, कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे देश भर के लोग यहाँ आके रहते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ पे? आपने कहा था कि साल में हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो दिल्ली के कितने लोगों को रोजगार मिला? अब आप कहिएगा पकौड़ा तलने वालों को, ऑटो रिक्शा वालों का, ये सारे आंकड़े गिनाएंगे आप। अभी आरटीआई में देख रहा था आज के अखबार में, सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा देने से भी मना कर दिया है। मतलब सबको आप अंधेरे में रख करके अगर सोच रहे हैं। और तीसरी बात एक और है, मतलब आपसे कहना चाहता हूं मैं कि दिल्ली के लोगों को एक तो ये भी एक लग रहा है कि केजरीवाल कुछ करना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार उसे करने नहीं दे रही है। अब केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लोगों के मन में एक भरोसा बन रहा है। और दहीबल बहुत सही कर रहे थे, मैं उसकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन इसको देखना होगा कि जैसे काम तो शुरू किया शीला दीक्षित ने, और उद्घाटन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसी तरह से जैसे काम तो शुरू किया मनमोहन सिंह ने और उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया कि ब्रह्मपुत्र पर इतना बड़ा सेतु जो बना है, देवगौड़ा का नाम नहीं लिया। कश्मीर में जो कटरा रेल जो बना या वहां से काजीगुंड का रेलवे बना, वो एक दिन में तो बनेगा नहीं, 3-4 साल में तो बनेगा नहीं। कब से शुरू हुआ था, कब पूरा हुआ? लेकिन एक बार भी उन्होंने कह दिया होता कि हाँ साहब ये काम शुरू हुआ था उस समय, हमने पूरा किया। तो एक रवायत सी चल गई है कि मतलब पिछले सरकारों को श्रेय दे देंगे तो उससे आपका बड़प्पन बढ़ेगा, लेकिन आप उस बड़प्पन के लायक नहीं है। ठीक है, राजनीति पूरी तरह से हर चीज पर। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगा। लोगों को आपने सुना होगा, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल काम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र से काम होने नहीं दिया जाता। इस राय पर आपकी क्या राय है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं करना चाहते, अनशन करना चाहते हैं, धरने देना चाहते हैं। देखिए कितनी अजब बात है, इस स्टूडियो में हमारे साथ ही बैठे हुए पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, जो मुझे बोलने की अब आवश्यकता नहीं है, कि केजरीवाल ने जो भी काम किया है, 4 वर्ष की सरकार हो चुकी है, अब 1-2 दिन की नहीं है। ठीक है, 4 वर्ष की सरकार में न के बराबर अपने प्रोजेक्ट हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट अभी भी वो हैं जो शीला दीक्षित की सरकार के समय के थे। ठीक है, ऐसे में कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसे ये लाना चाहते थे? आज तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया सामने मेरे, आपके, हम सबके, जो ये लाना चाहते थे और केंद्र ने रोक दिया? सिर्फ कहना है, आप कहते रहिए, आपने करना कराना कुछ है नहीं। आपको बस एक डायलॉग आपने सीख लिया है कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। ठीक है, और भी तो राज्य हैं, और जगह भी तो राजनीतिक मतभेद हैं। कौन सी सरकार कह रही है कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा? अरे बंगाल में तो बवाल मचा हुआ है, आप बात मत कीजिए। तो फिर वो तो दिल्ली बंगाल में जो बंगाल तक जाएगी, बंगाल में जो बवाल है, ठीक है प्रवीण, मैं आऊंगा, वो दिल्ली के बवाल जैसा ही है। ठीक है, मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा और इन तमाम चीजों पर फिर चर्चा करेंगे कि आखिर जो बात निकलेगी दिल्ली से वो कहां तक जाएगी।
तो क्या है दिल्ली की जनता का मूड और चुनावों को लेकर कितनी तैयार है दिल्ली? किस पार्टी को दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा और कौन सी पार्टी एक बड़े राजनीतिक मैसेज के साथ दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में? खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। जदीबल जी, आपका रुख करूंगा। दिल्ली में सीलिंग हुई, व्यापारी कह रहे हैं नोटबंदी से नुकसान हुआ, उसके बाद दिल्ली में सीलिंग सबसे बड़ा मुद्दा। यह मुद्दा आखिर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है? देखिए, सीलिंग का मुद्दा जो है उसको तो झपटने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से। देखिए, जो रूलिंग सरकार होती है हमेशा इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी नाराजगी उसी पे जाती है। तो एमसीडी का चुनाव, अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि एमसीडी के चुनाव का लोकसभा के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं अक्सर इसकी चर्चा करता हूं इस तरह की बहस में। यशवंत सिन्हा जी उस समय वित्त मंत्री थे, आम बजट आया था और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे थे। 2003 या 4 की बात है, ये 3 की है। और उस समय यशवंत बजट में रसोई गैस के सिलेंडर जो है वो महंगे कर दिए गए थे। उस सिलेंडर को महंगा करने का ये असर हुआ कि शांति देसाई जैसे इतने बड़े कद के नेता बृजमोहन शर्मा से हार गए। बृजमोहन शर्मा जी की अभी हाल ही में डेथ हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके सामने उनका वो कद नहीं था जो शांति देसाई जी का था। ठीक, तो हार गए। तो इस तरह अब कोई कहेगी जी, अच्छा बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोल बैक भी किया, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हार गई। तो मुद्दे जो है वो ऐसा नहीं है कि कोलिंग नहीं करते हैं, मतदाता को बहुत जो उसके काम की चीज होती है वो उसको तुरंत हिट करता है। इसलिए जो है ये सीलिंग का मामला, व्यापारियों का जो मुद्दा है, ये इनको झटका देगा। अभी बजट में भी बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, जो जिस रूप में दिख रही हैं, अगले चुनाव तक अभी उनका जब पोस्टमार्टम होगा तो पता लगा कि किसको क्या मिला। 10% जिस आरक्षण की बात हो रही है, 80 जातियां हैं उसमें, किसको किसको आप देंगे 10% में? जहां तक मजदूरों के ग्रेजुटी और उसकी बात आप कर रहे हैं कि हमने ये सीमा बढ़ा दी है, हमने और चीजें कर दी हैं। अरे आपने लेबर रिफॉर्म्स में जो किया है उसमें हफ्ते के आधार पर आप मजदूर रख सकते हैं, तो ग्रेजुटी कहां मिल रही है किसको? तो जिस तरह से बहुत सारी चीजें आवरण के अंदर हैं, अभी जब चुनावी गतिविधियां शुरू होंगी तो विपक्ष भी उन चीजों को भुनाएगा, ऐसा नहीं है। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, सबका ठीकरा चूंकि राज्य सरकार में है, वो ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि उनको केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस या लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने 15 साल इसी दिल्ली में काम किया, वो भी ऐसी मुख्यमंत्री रही, लगातार 15 साल रही, और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनके भी टकराव होते रहे, लेकिन उन्होंने शासन किया। और वो दौर था जब आपको तमाम दिल्ली में चलने वाली सारी बसों को बदलना था, आपको वो दौर था, कोर्ट का डंडा था। किस तरह से फेज आउट किया, बिना किसी पैनिक के किया शीला दीक्षित ने। तो वो विजनरी चीफ मिनिस्टर थी। केजरीवाल जो हैं, ये एक तरह से जिसको कहें कि धरना प्रदर्शन और इस तरह की सड़कों पर जाम लगाकर और सड़कों पर जुलूस निकाल करके, इस तरह की चीजें करके, वो चरित्र इनका अभी बदला नहीं है जो करना चाहिए। बताइए, विधानसभा में आपके साथ सचिवालय में किस तरह का हो रहा है बर्ताव? कोई आपके आंखों में मिर्च फेंक दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा, कहीं फोन पे, कहीं चप्पल, कहीं जूता, कहीं कुछ, तो मतलब आपका वो विजन ही आपके पास नहीं, आप करेंगे क्या? ठीक है जयशंकर जी, शीला दीक्षित की वापसी जिस तरह से अध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने करवाई है, फायदा मिलेगा इसका? क्या लगेगा कि पार्टी एक साथ है? क्योंकि अभी भी जो खबरें आ रही थी कि पीसी चाको ने कुछ नियुक्तियां कर दी शीला दीक्षित की मर्जी के बिना, तो वहां पर भी लगा कि अभी थोड़ी गुटबाजी बाकी है। क्या शीला दीक्षित की वापसी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के लिए दिल्ली में कुछ स्थिति को मजबूत कर पाएगी? नहीं, दिल्ली का एक चेहरा तो है ही है शीला दीक्षित, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने काम भी काफी किए थे। बाद के वर्षों में भ्रष्टाचार उनकी सरकार पे हावी हो गया था, एक अलग बात है। और लेकिन दूसरा यह है कि जब ददबल सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज देखने की बात होगी कि शीला दीक्षित का जो 15 वर्षों का कार्यकाल था, उसमें 10 वर्ष जो थे वो यूपीए सरकार के थे। मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं की अपनी पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी। इसलिए केजरीवाल को जिस तरह से झेलना पड़ रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कोप या फिर केंद्र सरकार का,
और हमसे तो बताया, किसी ने कह रहा था कोई कि जब प्रधानमंत्री के सामने केजरीवाल का नाम आता है तो एकदम जल भुन जाते हैं कि उनसे पछता ही नहीं है कि कैसे इस आदमी ने हमारी 7 सीटों जीती हुई थी उसको 70/3 पे तब्दील कर दिया था, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो केजरीवाल की सरकार ने काम तो किया है। लोअर स्टाटा के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसमें तो जो हमारी बातें जो होती हैं उनमें तो उसके प्रति कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लेकिन जितना बड़ा पैमाने पर वो आया था, जनादेश लेकर के आए थे, वो नहीं कर पाए, ये बात भी सही है। और जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ करके आए थे, तो अंदरूनी लोकतंत्र के नाम पे तो उनकी पार्टी में लोकतंत्र रहा नहीं। अब दूसरा है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है कि शीला दीक्षित के आने से, या मान लीजिए प्रियंका गांधी के या प्रियंका वाड्रा के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों में एक उत्साह का माहौल तो है, लेकिन उनका संगठन नहीं रह गया है। दिल्ली में भी कोई संगठन नाम की चीज कांग्रेस के पास अभी भी कुछ रह नहीं गई है, और उनको तय नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है, केजरीवाल है या नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये होगी, इसको तय करना होगा उनको। और दूसरा ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो बजट की बात आई है, जो बजट पेश किया है, इतना बड़ा झांसा तो हमको लगता है कि पिछले 70-71 सालों में कभी आज तक हुआ नहीं। जो जिस सरकार के दिन ही 3 महीने के रह गए हैं, 2 महीने के रह गए हैं, उसके बाद सरकार किसकी आएगी, भारतीय जनता पार्टी की आएगी, उसमें प्रधानमंत्री कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, उस समय वित्त मंत्री कौन होंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी, ये तो समझ में नहीं आया। इस पूरे बजट को लागू कौन करेगा, कब करेगा, क्योंकि ये तो अभी इसका जो फाइनेंस बिल तो पास ही नहीं कर सकते, वो तो पास होगा वो जुलाई में ही जाकर के, जो नई सरकार आएगी वो पास करेगी। तो ये कुल मिलाकर के एक चुनावी घोषणा पत्र से अधिक ये बजट नहीं है। इसमें सिर्फ जो किसानों की बातें, जो इधर के महीनों में जो खर्च की बात है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हैं, जैसे वो 6,000 रुपये कहा कि हम साल में देंगे, उसमें तो उसकी पहली किस्त हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर दे देंगे, ये उतना तो हो सकता है, लेकिन उसके आगे का क्या होगा कुछ भी तय नहीं है। तो एक तरह के झांसेबाजी है। चुनाव घोषणा पत्र भी आपका क्या है, जिसको आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही कहा कि अरे भाई ये सब तो जुमले हैं, चुनाव में तो जुमले उछाले जाते हैं, वादे किए थे पूरे करने के लिए थोड़े होते हैं सारे के सारे वादे। ठीक है प्रवीण जी, आपका रुख करूंगा। शीला दीक्षित की वापसी, आप लोग खुश होंगे कि शीला दीक्षित आ गई है, बड़ा चेहरा आ गया है, तो जो वोट या तो आम आदमी पार्टी को जाता था बीजेपी के खिलाफ, वो अब 2 जगह बढ़ जाएगा। 2 जगह बढ़ने से फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जी लगातार, आपको राजनीति को इस तरीके से अब समझ लेना होगा। इट इज भारतीय, जब एक जमाने में हुआ करता था कांग्रेस वर्सेस अदर्स, आज है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है जी। और कब तक हम राजनीति को इस तरीके से देखेंगे? अब आप देखिए, दिल्ली में हम लोग एक अजम्पशन करते हैं जी कि ये दोनों दल अलायंस कर लें। ठीक है, कहां कहां कांग्रेस अलायंस करेगी, कहां कहां कांग्रेस सेकंड फिडल बनेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, लगभग हर राज्य में ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी ना किसी रीजनल दल से है। कांग्रेस से तो 2-4 राज्यों में है डायरेक्ट। तो इसलिए ठीक है प्रवीण जी, इस बीच आपको उस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो हम अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता का मूड क्या है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, इन चुनावों में किस पार्टी को किस तरह से समर्थन देती हुई दिल्ली की जनता दिखाई दे रही है, अब आपके सामने। टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, क्या है दिल्ली का मूड। टोटल न्यूज के सर्वे में आम आदमी पार्टी को हासिल हुए 23.95% वोट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए 39.02% वोट। टोटल न्यूज के सर्वे में कांग्रेस पार्टी को मिले 30.82% वोट, जबकि अन्य के खाते में गए 6.21% वोट। तो आम आदमी पार्टी के 23.95% वोट के साथ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी इस सर्वे में दिखाई दे रही है 39% वोटों के साथ, लेकिन कांग्रेस की वापसी होती हुई दिख रही है। 30% वोट कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं और शीला दीक्षित की वापसी के बाद हुए इस सर्वे में कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अदर्स के खाते में भी 6% के आसपास वोट जा रहे हैं, लेकिन यह सर्वे इस बात को बताता है कि दिल्ली की जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से उतनी खुश नहीं है जितनी की उम्मीद आम आदमी पार्टी लगाकर बैठी है।
और जिस तरह से 2014 लोकसभा चुनाव और विधानसभा 2015 और फिर एमसीडी 2017 के जो आंकड़े थे, वो अब आप देखिए एक के बाद एक किस तरह से आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 46 से 39% पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी जिसे लोकसभा चुनाव में 32% और विधानसभा में 54% वोट मिला था, उसका वोट प्रतिशत इस सर्वे में घट के 23% पे पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में जिसे 15% वोट मिला था और विधानसभा चुनाव आते आते 9% पे आ गई थी कांग्रेस पार्टी। एमसीडी के चुनाव में उसने गेन किया और 21% के आंकड़े को छू गई। उसको फिर अब इस सर्वे में 9% की बढ़त मिलती, आप कीजिएगा 9% की बढ़त के साथ 30% के आंकड़े को छूती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ये तमाम आंकड़े दिल्ली के जनता के मूड को दर्शा रहे हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली की जनता तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में मूड बना चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है जिस तरह से 2015 विधानसभा चुनाव में 54% वोटों के साथ सुपड़ा साफ किया था, वो पार्टी इस सर्वे में अब 23% के आंकड़े तक पहुंच गई। एमसीडी चुनाव में इसी पार्टी को 26% वोट मिले थे, यानी एमसीडी चुनाव से भी 3% के लगभग नीचे वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 32% से जिस पार्टी ने शुरुआत की लोकसभा चुनाव 2014 में, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले, एमसीडी चुनाव में आते आते ही आंकड़ा गिरकर 26% पहुंचा। तो इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 23% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और इस चर्चा में जयशंकर जी क्या कहते हैं, ये आंकड़े आम आदमी पार्टी के लिए जबरदस्त झटका? नहीं, एक तो पहली बात है कि अनुमानित आंकड़े हैं। इस तरह से नगर निगम पर भी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ओपिनियन पोल जो आप लोगों ने कराया था, उसमें भी आम आदमी पार्टी को काफ़ी नीचे दिखाया गया था पूर्वी दिल्ली के खास तौर से मामले में, लेकिन वो नतीजों से मेल नहीं खा पाया। तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका अगर सच भी हो तो इसमें इसका मैसेज यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किसी न किसी तरह का एक अलायंस होगा, और अगर वो अलायंस हो जाता है तो हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक भी सीट बचा पाएगी, क्योंकि दोनों का वोट मिलाकर देखा जाए तो ये 54% पर पहुंच जा रहे हैं। उसमें अगर अन्य दल जी हैं, जो समाजवादी होगा, बहुजन समाज पार्टी होगी, या और पार्टियां छोटी मोटी पार्टियां हो सकती हैं, अगर वो भी अगर उनमें मिल गए, किसी तरह का कोई गठबंधन तकनीकी तौर पर भी होते हैं ना, कई रणनीतिक सहमति वाले गठबंधन की आप वहां कमजोर उम्मीदवार उतारिए, जैसा भी हो, मतलब किसी तरह का अगर कोई अलायंस बन जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक तो है ही है, लेकिन सबसे अधिक चिंताजनक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। ठीक है ददीबल जी, क्या कुछ कहते हैं, ये आंकड़े किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, जैसा कि अभी आपने विश्लेषण किया कि निरंतर जो है आम आदमी पार्टी गिरी है, उसके जो परसेंटेज है, तो अगर लोकसभा का ही हम देखें तो 2014 के लोकसभा में 23.95 अभी अब जो आपका लेटेस्ट सर्वे है, उस समय 32-33% था इसका, तो 10% तो सीधा सीधा यहां घट गया है। इसी तरह कांग्रेस ने जरूर बेहतर किया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो डाटा आया है वो उसे भी नुकसान है, 46 से 39 पर आ गई है, और कांग्रेस ने 15 से 30 किया है, मतलब जस्ट डबल हुई है अगर लोकसभा की बात करें तो। इसकी एक वजह है चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है रूलिंग। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं केंद्र में और राज्य में, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो होता है, वो सत्ता से जो नाराजगी होती है, लोगों के जो काम नहीं होते हैं, जैसा अभी जयशंकर गुप्ता जी कह रहे थे कि ये वादे किए थे, किसानों से ये वादे किए थे, मजदूरों से ये वादे किए थे, स्विस बैंक के वादे किए थे, ये तो केंद्र के वादे रहे। उसी तरह से म्युनिसिपल, अब दिल्ली में क्या है कि 2 जगह सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे नाली खड़ंजे, आप सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने घर से बाहर जिस सड़क पर निकलते हैं, उस सड़क पर अगर वाटर लॉगिंग हो रही है, अगर उस सड़क पे गंदगी है, जिस मार्केट में आप जाते हैं अगर वहां आपको उसी तरह की गंदगी और टूटी सड़कें और वो सब मिलता है, रोजमर्रा का जो आपका पाला पड़ता है, तो वो भी तो एक बड़ी दिक्कत है सुबह से जो शुरू होती है।
तो दोनों जगहों पर आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए ज्यादा जोखिम उसको है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसको भी बहुत जोखिम है। पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं काम करता या दिल्ली पुलिस आपको इंटरफेयर करती है या केंद्र सरकार आपको इंटरफेयर करती है। उसे तो अपने काम से मतलब है, क्योंकि आपने जब वोट लिया था 5 साल पहले तो आपने यही वादा किया था कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो वोटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको देखता है, आपकी उस वादे और वादा खिलाफी दोनों को जब तोलता है तो अगली बार उसको विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। और उसमें भी चूंकि नेता बदल गए हैं, अब शीला दीक्षित आ गई। शीला दीक्षित अपने आप में एक फेस है। आज दिल्ली में जो भी विकास हुआ है इसे भारतीय जनता पार्टी ना तो खारिज कर सकती है, ना आम आदमी पार्टी खारिज कर सकती है, ना ही दिल्ली का कोई नागरिक जो है इसको खारिज कर सकता है कि विकास के मामले में जो योगदान शीला दीक्षित का है उसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता। ट्रांस जमुना जिसमें सड़कें नहीं होती थी, आज आप वो साउथ दिल्ली के बराबर के टक्कर दे रहा है। तो शीला दीक्षित के आने से फर्क पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी, किस तरह से लेंगे? नुकसान हो रहा है। 46% से शुरुआत की थी लोकसभा 2014 में और अब 2019 का वक्त आया तो 39% पे पहुंच गए हैं आप लोग। देखिए, निसंदेह 46 से 39 कम होता है, कोई शंका नहीं है, मगर उसके बाद हम जहां गिरे थे जी, विधानसभा, नगर निगम और अब तीनों में अब आप देखें, आपने तो नगर निगम को इनकार कर दिया था, उसका तो असर पड़ेगा तीनों में बढ़ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं तीनों चुनावों में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और एक बात आप समझ लें, ठीक, ये जो ख्वाबी पुलाव है ना अलायंस वाला जी, ये अगर होगा ठीक तो वोटर का माइंडसेट भी बदलेगा। ये जो आज आपको 39 दिखाई दे रहा है ना, ये वापस भाग के 46 पे जा सकता है उस वक्त जब ये दोनों एक होंगे, क्योंकि उन पार्टियों में भी आपस में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये अलायंस बागी, मतलब राजनीति अपने तरीके से चलती है, अजम्पशन अपने तरीके से चलती है। ठीक है, यानी आपको इसमें अभी भी फायदा दिखा रहा है जो 39%। मैं सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, 39% से सेटिस्फाई है आपको? हाँ, मैं आज सेटिस्फाइड हूं कि मेरे को ऐसा लगता है मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, मुझे और मेहनत करनी है, मैं और अच्छा करूंगा। नहीं, देखिए प्रवीण जी जो कह रहे हैं जी, मिर्जा जी, मैं उससे कम से कम सहमत हूं कि अगर अलायंस होता है, ठीक है, तो कांग्रेस इसमें नुकसान में रहेगी। ठीक है, क्योंकि जहां भी दोनों का अलायंस होगा तो एक पार्टी का कैंडिडेट तो हटेगा, तो उसका नुकसान दोनों को होगा। आपकी 90 सीटें हैं, अगर जो भी आप करेंगे, ठीक है, तो उसका नुकसान तो होता ही है। ठीक है जयशंकर जी, क्या ये एमसीडी और केंद्र सरकार दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का होना ये नुकसान पहुंचा गया है? जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, इस वजह से तो कुछ कमी नजर आ रही है कि दोनों जगह के कामकाज को देख के आदमी कह रहा है कि सांसद ने क्या किया और मेरे पार्षद ने क्या किया? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ठीक है राष्ट्रीय स्तर पर जो इशू चल रहे हैं ना जी, उसी का परिलक्षण दिल्ली में भी होगा। जिस तरह से आपके चुनावी वायदे जुमला साबित हुए, एक एक करके सारे, जो सतह पर तो खोजता ना आदमी कि भाई हम आपने ये कहा था, हमारे लिए क्या किया है, आपने क्या क्या किया। तो जब उस पर तौलेगा आदमी तो कहीं ना कहीं ये जो आप दिखा रहे हैं 39% जो भी वोट दिखा रहे हैं, ये और घटेगा, घट करके और नीचे जाएगा। क्योंकि नौजवान, जवान और किसान 23 वाले पर आप टिप्पणी नहीं करना पसंद करते। हम कह रहे हैं, आप देखिए, आप जब भी बोलते हैं ना जयशंकर जी, मैं बहुत विनीत निवेदन आपसे करूंगा, आप राजनीतिक चश्मा पहनकर नहीं, पत्रकार वाले चश्मे से मैंने सवाल ही देखिए। आप 54 से 23 पे कोई टिप्पणी नहीं करने को तैयार। 54 वाला 23 पे आ गया, आप उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ रहे। आप लगातार इस डिबेट को एक ही तरफ ले जाना चाहते हैं कि मोदी से लोग नाराज हैं। अरे बड़ा चेहरा तो मोदी है इसीलिए उसी से नाराज है। मैंने तो कहा ना आपको, आज चुनाव ही मोदी वर्सेस अदर्स है, आज चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स है। आप इसको स्वीकार, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, सुन लेते हैं। प्रवीण जी देखिए, अगर जब आप ऐसे बोलते हैं ना, मैं हमेशा सम्मान करूंगा आपका, मगर आप दोनों चीजों को साथ लेके बोलिए, बैलेंस करके बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के। अरे तो अभी आप नगर निगम के मुद्दे को भी मुद्दा मानते हैं, दिल्ली सरकार के मुद्दे को मुद्दा नहीं मानेंगे। नहीं, हम बता रहे हैं ना कि जब लोकसभा, आप ही ने खुद कहा ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा, तो आइए उसी पे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी तो है नहीं, तो प्रधानमंत्री कहां लूज कर रहे हैं? आप देखिए 40.40 एक्चुअल मिला था, अभी चुनाव 3 महीने दूर है, हम 39 पे हैं।
हम जरा सी मेहनत करेंगे 45 पे फिर पहुंच जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे, कांग्रेस वाले नहीं पहुंचेंगे। अरे भाई, या आम आदमी पार्टी वाले नहीं पहुंचेंगे। देखिए आप ही अकेले मेहनत करने वाले हैं क्या? जयशंकर जी अभी देखिए, अभी विश्व हिंदू परिषद का जो है अभी फैसला आ जाएगा, राम मंदिर का कुछ ईंटें उटे रखी जाएंगी तो उससे थोड़ा सा बूम माहौल बन जाएगा। कोई उससे माहौल नहीं बनने वाला है। लोग देखिए 1990 से दरिबल आप भी जानते हैं राम मंदिर के बारे में कितनी इनकी आस्था है। भाई सुषमा स्वराज जी ने कह दिया था ये बेरर चेक है, हमारे लिए तो बेरर चेक था, हमने भुना लिया, बार बार नहीं बुनता है। कुशाभाऊ ठाकरे ने मेरे इंटरव्यू में कहा था, हिंदुस्तान अखबार में वो इंटरव्यू छपा था, उसमें उन्होंने कहा था कि साहब नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, अब नदी हमने पार कर लिया तो क्या हम नाव को सर पे ढो के ले जाएंगे सड़क पर? और हमारे प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रवीण जी पता नहीं आपको ठीक है भाजपा में यहाँ प्रवक्ता पढ़ते लिखते भी होंगे, चेन्नई डिक्लेरेशन किसने पास किया था? नरेंद्र मोदी जी का प्रस्ताव था। उसमें क्या कहा था उन्होंने? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक हाथ में पार्टी का झंडा, दूसरे में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। हमको कॉमन सिविल कोड, कश्मीर से धारा 370 और राम जन्मभूमि जैसे अपने विवादित मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए। आज तक अभी भी एनआई को आज तक वही बात कही, आज तक प्रधानमंत्री कभी भी अयोध्या नहीं गए। आज तक प्रधानमंत्री हमारे कभी अयोध्या नहीं गए। गंगा माँ के कहने पे चुनाव लड़ने के लिए चले गए बनारस, लेकिन आज तक उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं समझी, आचमन तक नहीं किया उन्होंने। गंगा के पानी कोई भी हिंदू मुस्लिम जो भी जाता है वहां पर तो गंगा के किनारे जाता है, गंगा का जल का छिड़काव करता है, आचमन करता है। प्रवीण जी क्या बातें आप कर रहे हैं? ठीक है, संजोग की बात है कि चुपे बैठे हैं जहां प्रधानमंत्री जी चीन और जापान के प्रधानमंत्रियों को लेके गंगा तट पे चला जाता है। आप लोग उसे ताजमहल दिखाने जाते थे। अरे अरे प्रवीण जी छोड़िए प्रवीण जी, देश में बड़ी मुश्किल ये है कि हम सच कड़वा होता है वो सुनने में थोड़ी सच कड़वा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री को झूला झुला रहे थे और डोकलाम में क्या हो रहा था वो भी देश जानता है, सच कड़वा ही होता है। लेकिन जिस तरह से ददीबल जी ये तमाम चीजें कांग्रेस के लिए ये बेनिफिट कैसे मिलता हुआ दिखा? 15% से 30% आना, सीधे डबल होना, आखिर कांग्रेस ने क्या जमीनी स्तर पे काम किया? क्योंकि शीला दीक्षित तो अभी आई है, क्या अजय माकन ने जिस तरह से काम किया था वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? शीला दीक्षित के आने से बूस्ट मिलेगा? देखिए मैंने फिर वही कहा जी कि ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें केंद्र सरकार में भी सत्तारूढ़ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आपकी 3 उनमें भी वही सत्तारूढ़ है। ठीक है, तो ये दोनों से जो काम नहीं होते, पब्लिक की नाराजगी दोनों जगहों पर है। तीसरा उसकी नाराजगी केजरीवाल की पार्टी से है, जो बिल्कुल हवाई घोषणाएं वो भी करते रहते हैं, दुनिया भर के लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं। पहली बार आए तो मेट्रो से गए, पैदल गए और फिर उसके बाद दुनिया भर के मकान बड़ा नहीं ले, हाँ, और फिर सारे ऐशो आराम की सारी सुविधाएं वही ली जो लेते हैं, तो तमाम सारी चीजें तो उनका भी धीरे धीरे कलई उतरनी शुरू हो गई और 4 साल में जो है वो उनको भी लोगों ने अच्छी तरह परख लिया। अजय माकन के जमाने में जो थोड़ी बहुत गुटबाजी थी वो शीला दीक्षित जी के आने से, और उनके साथ जो एक कॉस्ट इक्वेशन जो बिठाया है माइनॉरिटी और इनका उनका वो जो 3-4 और उनके साथ में लगाए हैं उन्होंने, एग्जीक्यूटिव वाले उनके जो प्रेसिडेंट कार्यकारी अध्यक्ष, तो उनका सबका जो है उसका तो थोड़ा सा दिल्ली में जो संगठन बीच में कांग्रेस पार्टी का छिन्न भिन्न हुआ था उसको फिर से एकजुट करने की कोशिश हो रही है। और शीला दीक्षित को मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली में आज की तारीख में दिल्ली में शीला दीक्षित से बड़ा फेस कोई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फेस थे मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना जी आज की तारीख में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस नहीं है। मनोज तिवारी नाचने गाने वाले आदमी ला करके आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सुनिए देखिए मेरे बहुत अच्छे राजनीतिक, देखिए आप कोई भी राजनीतिक विरोध करें मगर ये बोलना तो फिर बहुत सी पार्टियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पेशा कुछ बिल्कुल किसी चीज को अन्यथा ना लिया जाए। बिल्कुल कह रहा हूं कि देखिए मैं राजनीतिक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, फिल्मी दुनिया से ला करके मेरा उससे ये तात्पर्य है। फिल्मी दुनिया से फिर दल बदलू है और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े जाकर गोरखपुर से यहाँ करके फिर अब भाजपा हो गए, तो उसके बाद दिल्ली में उनका कोई पुराना योगदान नहीं था। आप ले आए लाल बिहारी तिवारी जैसे जो लोग थे वो फिर भी दिल्ली में उनका अपना था, उन्हीं के नेतृत्व में नगर निगम का चुनाव जीता था और समय समाप्ति की तरफ है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। जयशंकर गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, ददीबल जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रवीण शंकर जी आपका बहुत शुक्रिया। इस सर्वे में तमाम चीजों को हमने समेटने की कोशिश की, जनता के मूड को भांपने की कोशिश की। आखिर दिल्ली की जनता
किस तरह से रुख बना रही है, क्योंकि राजनीतिक समझ दिल्ली की जनता को बहुत हद तक है और वो हवा का रुख देखकर अपना मूड बना लेती है। अभी वक्त काफी है लोकसभा चुनाव के घोषणा होने में, उम्मीदवारों के चयन होने में, लेकिन उससे पहले हमने जनता का मूड आपके सामने रखने की कोशिश की है।